ऑप्शनल लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए छात्रों को? क्योंकि फिजिक्स को काफ़ी टफ सब्जेक्ट माना जाता है। आप इसे छात्रों को कैसे ईजी वे में समझाते हैं? तो हम फोकस करते हैं, मैं अपने क्लासरूम में फोकस करता हूं कि मैं बच्चे के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान दूं। नमस्कार, मैं शशि। आज मैं आई हूँ प्लूटस आईएएस कोचिंग में, जो कि यूपीएससी के लिए बेस्ट कोचिंग माना जाता है। आज मैं बात करूंगी प्रतीक त्रिपाठी सर से, जो कि फिजिक्स ऑप्शनल के बेस्ट टीचर हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो मैम, मैं बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। सर, प्लूटस आईएएस कोचिंग को बेस्ट कोचिंग क्यों माना जाता है? देखिए मैम, प्लूटस आईएएस जो हमारा संस्थान है, यहाँ पर हम स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। हम सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ना अप्लाई करके हम ये प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट को उसके सिलेबस कंटेंट के हिसाब से थॉरो नॉलेज मिले, प्लस उस नॉलेज को वो अप्लाई कर सके, उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो सकें, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो सके और वो एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सके। इसके लिए सबसे ज़्यादा नेसेसिट और रिक्वायर्ड चीज़ ये है कि हम स्टूडेंट की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करें कि कौन सा स्टूडेंट किस चीज़ में लैग कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट किस चीज़ में स्किलफुल है। और जब ये आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा, तब हम उसकी उन कमियों पर इंडिविजुअली वर्क कर पाएंगे। और जब आप किसकी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें आपको ऐसे बताऊं कि मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम है जी सर, और मैं आपके पेट दर्द की दवा शुरू कर दूं। मैं डॉक्टर हूं, क्यों? क्योंकि मैं सारे ही पेशेंट्स को पेट दर्द की दवा दे रहा हूं, तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला, इनफैक्ट आपको नुकसान ही हो सकता है। ऐसा ही बाकी संस्थानों में होता है। एक एक बैच में 200 से 300 बच्चे, 200 to 300 स्टूडेंट्स, दे सिट इन अ सिंगल बैच, और वहाँ पे टीचर लेक्चर डिलीवर करता है। टीचर अपनी मोनोटोनस टोन में बातें बताता चला जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई उसी टोन में, उसी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए टीचर के साथ। जी। हर बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई किसी तरीके से समझ पाएगा, कोई किसी तरीके से। इसीलिए प्लूटस आईएएस में जो हम दूसरी चीज़ करते हैं, जो कि पहली चीज़ का ही नतीजा है कि हम हर बच्चे को डेवलप करना चाहते हैं उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। कुछ ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे, कुछ समय बाद सीखेंगे, पर सीखेंगे सब। क्योंकि हम बच्चे को डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए हमारा फोकस होता है कि हम बैच को लिमिटेड स्ट्रेंथ का या लिमिटेड साइज का ही रखें। सो इन प्लूटस आईएएस 30 to 35 स्टूडेंट्स का बैच होता है। मेरे खुद के ऑप्शनल के बैच में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और फिजिक्स ऑप्शनल लेता हूँ। हाँ। मेरे खुद के ऑप्शनल के बैच 35 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होते, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके एक बैच। जी। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है, क्योंकि फिजिक्स को काफ़ी टफ सब्जेक्ट माना जाता है, आप इसे छात्रों को कैसे इजी वे में समझाते हैं? देखिए मैम, फिजिक्स के साथ ऐसा है कि यू डू नॉट चूज फिजिक्स, फिजिक्स चूजेज यू। अगर आपको फिजिक्स समझ में आती है तो इसके अलावा आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा ही नहीं लगेगा, आपसे चीज़ें होती चली जाएंगी। जी सर। और अगर आपको फिजिक्स नहीं समझ में आती है, यू आर रिलाइंग ओनली ऑन हार्ड वर्क, तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। इसलिए ये सब्जेक्ट में एक बायसनेस है, एक कॉन्स्ट्रेंट है। वो ये है, कॉन्स्ट्रेंट ये है कि अगर 11th-12th में आपका फिजिक्स का, साइंस का बैकग्राउंड रहा है, तभी आपको ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। आपका वैकल्पिक विषय या फिजिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तभी हो सकता है अगर आपके पास कुछ पेडिग्री है, 11th-12th का बैकग्राउंड तो एटलीस्ट है ही है। अगर आप ग्रेजुएट हैं फिजिक्स में, तब तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटीज़ और एनआईटीज़ से हैं जिन्होंने फिजिक्स ऑप्शनल चूज़ किया है यूपीएससी के लिए और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इस बार भी अच्छा रिजल्ट आया है, अभी हाल में ही यूपीएससी का रिजल्ट आया। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है हमारे संस्थान ने और हमारे बच्चों ने, और मुझे आई एम प्राउड ऑफ इट। हर साल यही होता है, रेपिटेडली हम रिजल्ट पर रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मोडस ऑपरेंडाई है वही ऐसा है। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि यहाँ पर आपका बैकग्राउंड तो होना चाहिए फिजिक्स का। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर यूपीएससी में जो फिजिक्स का पेपर आता है ऑप्शनल का, ये बिल्कुल भी आईआईटी जेईई के पेपर की तरह नहीं होता है।
IIT जेई में जो फिजिक्स पूछी जाती है भले ही कॉन्सेप्ट 12 तक के होते हैं और यहाँ पर कॉन्सेप्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के होते हैं, लेकिन फिर भी IIT जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, टोटली कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है। जबकि यूपीएससी में आपको इस चीज़ का एडवांटेज मिलता है, एक डिफाइंड सिलेबस पैटर्न है, सारे क्वेश्चंस उसी सिलेबस से आने हैं, क्वेश्चंस मोस्टली रेपिटेटिव इन नेचर होते हैं, यानी पास्ट ईयर में पूछे गए होते हैं, इवन न्यूमेरिकल्स भी कहीं कोई बाहर से नहीं आ जाने हैं। जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, जो आप पढ़ाया जाता है, मैं जो आपको क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, जो मैं लेक्चर देता हूँ, बोर्ड पे करता हूँ, क्वेश्चन उसी से आने हैं। आज तक हमेशा पिछले 14 सालों में वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्योंकि सब्जेक्ट मैटर लिमिटेड है, हाँ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है, लेकिन उसके एप्लीकेशंस नहीं है जी। तो इसलिए इसमें इतनी डायनामिसिटी नहीं है, डायनेमिक नहीं है, ये इतना स्टैटिक है, रुका हुआ है, वही चीज़ है। तो हम फोकस करते हैं, मैं अपने क्लासरूम में फोकस करता हूं कि मैं बच्चे के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान दूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसको आप और किसी ह्यूमैनिटी की सब्जेक्ट की तरह पढ़ के रट करके 20 रेफरेंस बुक से पढ़ करके अपनी ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज में लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ डेरिवेशंस आने हैं, टेक्निकल थ्योरी आनी है और न्यूमेरिकल्स आने हैं, वो तभी होंगे जब आपको सब्जेक्ट समझ में आता होगा। तो आपको सब्जेक्ट समझाया जाता है यहाँ पर, ना कि रटाया जाता है। इसके लिए हम ग्रास रूट लेवल से मेहनत करना शुरू करते हैं। मैं कॉन्सेप्ट को एकदम निचले स्तर से 11th-12th के स्तर से उठाता हूँ, फिर उसको एस्केलेट करते हुए आपके यूपीएससी में जो रिक्वायरमेंट है उसके 10-15% ऊपर तक ले जा करके समझाता हूँ। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से ये होता है कि स्टूडेंट्स एक एक चीज़ को समझते और ग्रैस्प करते चले जाते हैं। सर मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि ऑप्शनल लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए छात्रों को? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप फिजिक्स की बात करो, किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करो, अभी मैं फिजिक्स की बात करूँगा, आप फिजिक्स ले लो, मैथ्स ले लो, केमिस्ट्री वगैरह, जितने भी टेक्निकल ऑप्शनल्स हैं इनका स्कोरिंग रेट एंड स्ट्राइक रेट काफ़ी हायर है इन कंपैरिजन टू ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल। इस बार भी रिजल्ट आया है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए ओवरऑल, मेरे ही नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें से ज़्यादातर का ऑप्शनल फिजिक्स और इकोनॉमिक्स था, यानी इकोनॉमिक्स और फिजिक्स का स्ट्राइक रेट फिर से ज़्यादा रहा। और यही हर साल होता है, फर्स्ट हाईएस्ट स्ट्राइक रेट फिजिक्स का रहता है, सेकंड इकोनॉमिक्स का रहता है। अभी एक बार मार्कशीट आ जाए तो और उसको वैलिडेट कर लेंगे कि कितना क्या परसेंटेज में सिलेक्शन रहा, स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन फिर भी इस बार फिजिक्स ऑप्शनल और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का अच्छा रिजल्ट आया है। तो देखिए, सिलेक्शन रेट तो टेक्निकल सब्जेक्ट का ज़्यादा रहता है। टेक्निकल सब्जेक्ट में स्कोरिंग रेट भी आउट ऑफ 500 फिजिक्स में आप 325 प्लस स्कोर कर सकते हो, जो कि 65% होता है। और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में 250 प्लस लाना बहुत कठिन चीज होती है। आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी, आपको बहुत अच्छा आंसर लिखना होगा, बहुत बेहतर तरीके से लिखना होगा। तो अगर आप इस चीज पे जा रहे हो तब तो देखिए, और आपके पास बैकग्राउंड है फिजिक्स का या कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड है, आप बीएससी हो, बीटेक हो, तो फिजिक्स से अच्छा ऑप्शनल यूपीएससी के लिए आपको नहीं मिल सकता। इस केस में इकोनॉमिक्स भी मैं बोलूँगा, इकोनॉमिक्स का भी स्ट्राइक रेट अच्छा है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट के ओवरलैपिंग की बात करो, जीएस में बाकी पेपर्स के साथ कितना ओवरलैप है, तो फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत सीसैट में, रीजनिंग में आपकी हेल्प कर सकता है, साइंस एंड टेक में थोड़ी बहुत हेल्प करता है, लेकिन डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं है। वहीं इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है। जीएस पेपर 3 करंट अफेयर्स में 45% इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं। आपका प्रीलिम्स का पेपर 18 to 22, 23 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से आते हैं। सीसैट में भी 2-3 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स और रिजर्व रेशियोज से पूछ लेते हैं। इकोनॉमिक्स की हाई ओवरलैपिंग है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, इसमें तो आपको बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए। उसके अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जो ओवरलैप करते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, PSIR, लेकिन इन सब्जेक्ट में स्कोरिंग रेट कम रहता है, आप एवरेज मार्क से भी कम ला पाते हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पेडिग्री, अपने बैकग्राउंड और अपनी समझ के हिसाब से स्टूडेंट को डिसीजन लेना चाहिए ऑप्शनल चूज करते टाइम। और अगर टेक्निकल बैकग्राउंड है तो फिजिक्स बेस्ट है। जी सर।
सर मेरा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, इसे कैसे तैयार करना चाहिए बच्चों को? देखिए आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है जी। कि करंट अफेयर्स लोग वीडियोस से पढ़ते हैं, यस। जो कि पूरी तरह से गलत है। यूपीएससी आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता है कि करंट अफेयर्स को आप वीडियोस से पढ़ेंगे। आप हार्डवर्क नहीं करना चाहते हैं, ये आपका तरीका है उस हार्डवर्क से एस्केप करने का। दिस इज एस्केप रूट। जी। गेटिंग माई पॉइंट? करंट अफेयर्स आपको न्यूज़पेपर लेकर के बैठना पड़ेगा। जी सर। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वॉट एवर योर चॉइसेस, आपको न्यूज़पेपर लेकर के बैठना पड़ेगा, आपको उसे थॉरो रीड करना पड़ेगा और फिर आप वीडियो देखिए। वीडियोस हमारे यहाँ भी डेली क्लासेस होती हैं करंट अफेयर्स की, आप फिर वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था, इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। और अपनी एक कॉपी बनाइए जिसमें आप डे टू डे बेसिस पे उन करंट अफेयर्स को लिखिए। वो आपका डेटा सोर्स हो गया। आप इस प्रैक्टिस को दोहराएंगे तो 10, 15, 20 दिन के अंदर आप खुद ग्रैस्प करने लगेंगे। आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज लेनी है न्यूज़पेपर से, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, और कौन सी चीजें लीव करनी है। लेकिन यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसीजर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वीडियोस देखें और आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ये सिर्फ एक मिसनोमा है, गलत सोच है, ये गलत तरीका भी है। आप प्रॉपर तरीका अपनाइए और करंट अफेयर्स प्रिपेयर करिए न्यूज़पेपर रीड करके। सर आंसर राइटिंग के टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए छात्रों को? देखिए अगर मैं ह्यूमैनिटी, इकोनॉमिक्स, इन सारे के आंसर राइटिंग की बात करूं तो आंसर की कुछ बॉडी, आंसर को हम कई पार्ट में सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आंसर का इंट्रो होता है। इंट्रो बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, पिन पॉइंटेड होना चाहिए। जिस बारे में पूछा गया है, जो क्वेश्चन की जेस्ट है, बच्चे को सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, हड़बड़ाहट में उसमें एक दो शब्द आपको समझ में आया, आपने पढ़ रखे थे, आपने उस पर लिखना शुरू कर दिया। नहीं, क्वेश्चन आपसे एक्चुअली पूछ क्या रहा है, आप उस बारे को समझिए। जब आपने वो बात समझ ली तो उसके बाद आप इंट्रोडक्शन में वो जो हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उससे रिलेटेड 2 से 3 लाइनें लिखिए, जो कि उस हार्ट को स्ट्राइक कर रहा हो। अब आपने जो 2-3 लाइनें लिखी थी, इनको आप सेकंड पोर्शन है बॉडी, उसमें आप डिस्क्राइब करिए कि अगर आपका ये व्यू है तो क्यों है। और जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया उसी के बेसिस पे एनालिसिस करते हुए आखिरी में आप कंक्लूड करिए, कंक्लूजन लिखिए। ये होता है एक प्रॉपर आंसर लिखने का तरीका। लेकिन फिजिक्स में आपको ये सब नहीं करना होता, क्योंकि इस टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें तो डेरिवेशंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उसमें तो जैसा प्रॉपर क्लास में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल करवाए जाते हैं वैसे ही करना होता है। सर प्लूटस आईएएस के फैकल्टीज को बेस्ट फैकल्टी माना जाता है, इसका क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि मैम यहाँ पर जो है फैकल्टीज बच्चे पे ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन अपने एडवर्टीजमेंट पे। हम टीआरपी के लिए नहीं, बच्चे को पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं बीटेक हूं आईआईटी दिल्ली, एमटेक हूं एनआईटी से, मास्टर्स इन फिजिक्स हूं, एमफिल हूं फिजिक्स में, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हूं, एमफिल पीएचडी इन इकोनॉमिक्स हूं, तो काफ़ी सारी डिग्रीज हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने ये प्रोफेशन चूज किया है। मैं बीएड भी हूँ, मुझे पढ़ाने का जो बीएड में होता है टीचर के लिए सर्टिफिकेट है वो भी हूँ। मैंने अपनी चॉइस से प्रोफेशन चूज किया है। इट्स नॉट बाय डिफॉल्ट, इट्स रेदर अ चॉइस। ऐसा नहीं है कि कुछ प्राप्त नहीं हुआ इसलिए यहाँ आ गए, यहाँ आना ही था। लेकिन आज की डेट में जो मैक्सिमम टीचर्स हैं वो टीचिंग को एज अ साइड हसल लेकर के चलते हैं कि यहाँ पे इनकम ज़्यादा है तो चलो यहाँ पर आ जाएं, वॉट एवर XYZ फैक्टर्स। करियर में कुछ नहीं हुआ तो हम पढ़ा ही लेते हैं, हम कुछ नहीं कर पाए तो हम बन जाते हैं टीचर। तो ऐसे टीचर, देखिए इनको टीचर्स मैं नहीं कहता हूँ, आज हर प्रोफेशन में ऐसे लोग हैं, इम्पोस्टर्स हैं जो उस प्रोफेशन के नहीं है। टीचर तो 100 में एक ही है। तो टीचर्स बहुत लिमिटेड हैं और हम लोग लकी हैं कि हमारे प्लूटस आईएएस में सच में टीचर्स हैं जिन्होंने मैंने प्रोफेशन ये चूज किया है, हम पे थोपा नहीं किया है। तो जब ऐसा होता है तो आप अपने काम को अच्छे से करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। सर प्लूटस आईएएस कोचिंग में बैच साइज क्या होता है? क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको संख्या होती है, क्योंकि ज़्यादा संख्या होती है तो छात्रों को प्रश्न पूछने में दिक्कतें आती हैं। हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कशन में कहा कि ये तो प्रॉब्लम आती ही आती है। प्रश्न पूछने में दिक्कत क्या, बच्चा हड़बड़ा जाता है, नर्वस हो जाता है, पूछता ही नहीं है।
उसको लगता है बाकी सोचेंगे मैं मूर्ख हूँ क्योंकि बाकी नहीं पूछ रहे हैं, Yes. और बगल वाला भी यही सोच रहा है कि सब यही सोचेंगे, तो समझ कोई नहीं रहा है और पूछ भी कोई नहीं रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ बेस्ट साइज 30 to 35 स्टूडेंट्स का है। पर्सनल अटेंशन मैं देता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को। मैं अपनी ईमेल आईडी भी दे देता हूँ कि अगर उन्हें कोई पर्सनल कांटेक्ट करना हो, 1-on-1 सेशन अरेंज करना हो, तो हम मेंटोर प्रोवाइड करते हैं, उनसे कांटेक्ट करके मुझसे 1-on-1 सेशन भी अरेंज कर सकते हो। क्लास में तो डाउट्स पूछ ही सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमारा काम ही यही है, दैट्स आवर जॉब। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।